रुद्रांश कैसे हो? कैसे हो? सब बढ़िया सर। आप कैसे हो? हाँ, चैट में लिख के बता देगा ना। देखो बताया, सब बढ़िया। आप कैसे हो? मैं तो कंटिन्यूअस बढ़िया स्टेट में रहता हूँ ना। व्यू तक जा रहा है इधर। फ्लाइट तुम आ नहीं रहे क्या क्लास आज? नहीं सर। नहीं, इसमें स्पीकर का कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर तुम कुछ बोलोगे तो मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा। ओके। इसमें शायद पीपीटी भी नहीं है ना? हाँ भाई, तो हम लोग स्फेरिकल मिरर पे हैं अभी। एंड स्फेरिकल मिरर को लेकर कुछ टर्मिनोलॉजी देखी थी हमने। एसी चल रहा है ना? फैन ऑफ कर देते हैं। क्या टर्मिनोलॉजी? एक तो हमने देखा कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर वो होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग साइड कैविटी की तरफ हो। हाँ, ओरिएंटेशन कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये भी कॉनकेव मिरर हुआ ना। फिर व्हाट इज अ कॉन्वेक्स मिरर? व्हाट इज अ कॉन्वेक्स मिरर? Convex mirror is where reflecting side is on the convex side. ओरिएंटेशन ऐसा भी हो सकता है, ओरिएंटेशन ऐसा भी हो सकता है। कैविटी के साइड पॉलिश कर दिया जाएगा और ये वाला साइड रिफ्लेक्ट करेगा। ये फ्रंट हुआ बेसिकली। और क्या देखा टर्मिनोलॉजी में? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर? एक्चुअली कोई भी स्फेरिकल मिरर हमेशा एक स्फीयर का पार्ट है। भले ही हम इतना इतना पार्ट ही लेते हो, लेकिन है वो एक बड़े स्फीयर का पार्ट। तो कहीं ना कहीं उस स्फीयर का सेंटर होगा। और क्या देखा हम लोगों ने? रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिस स्फीयर से काट के बनाया है आपने,
उस स्फीयर का रेडियस। स्फेरिकल मिरर हमेशा किसी स्फीयर से काट के बनाया जाएगा, तो स्फीयर से काट के बनाएंगे तो स्फीयर का रेडियस। एक बात मैंने और आपको बताई थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का बड़ा होना फ्लैटनेस बताएगा, ये नहीं बताएगा कि मिरर बड़ा है। इट विल ओनली टेल यू दैट हाउ फ्लैट द मिरर इज। रेडियस ऑफ कर्वेचर का बड़ा होना विल टेल यू हाउ फ्लैट द मिरर इज। Then we define one more term called radius of aperture. What is radius of aperture? हाँ, जैसे मान लो ये स्फीयर से, वैसे हम कभी ऐसा प्रैक्टिकली करेंगे नहीं, लेकिन समझने के लिए मान लो इस स्फीयर से मैं पूरा एक हेमीस्फेरिकल मिरर कट कर लूं। मैंने एक हेमीस्फेरिकल मिरर कट किया, तो अब तुम देखोगे हेमीस्फेरिकल मिरर या हेमीस्फीयर से थोड़ा सा छोटा, देखोगे वो हेमीस्फेरिकल मिरर एक बाउल की तरह दिखेगा, राइट। सो बाउल का जो माउथ या बाउल की जो ओपनिंग है, ये भी एक सर्कल है, और इसका जो रेडियस होगा उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ अपर्चर, स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। रेडियस ऑफ अपर्चर का बड़ा होना आपको ये बताएगा कि मिरर का साइज कितना है, क्योंकि सेम स्फीयर से अगर मैं इतना छोटा बाउल कट करूंगा तो रेडियस ऑफ अपर्चर कम होगा, और अगर मैं बड़ा बाउल कट करूंगा तो रेडियस ऑफ अपर्चर ज्यादा होगा। अगर मैं और बड़ा बाउल कट करूंगा तो रेडियस ऑफ अपर्चर और ज्यादा होगा। सो रेडियस ऑफ अपर्चर विल टेल यू हाउ बिग, इट विल टेल यू अबाउट द साइज ऑफ द मिरर। More radius of aperture will tell you about the size of the mirror. और टर्मिनोलॉजी में क्या किया तुमने? नहीं भाई, पहले पोल और प्रिंसिपल एक्सिस ना। तो वी हैव सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस स्फीयर से काट के बनाया है उसका सेंटर, एंड next we discussed about pole. What is a pole? Pole is the midpoint. Pole midpoint है. Then we talked about principal axis. What is principal axis? So we have center of curvature somewhere and we have pole somewhere. Center of curvature और pole को ज्वाइन करने वाली जो एक्सिस है वो हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हमने बात की फोकस की, एंड फोकस पे हमने थोड़ा सेपरेटली फोकस किया। क्या है फोकस? फोकस की डेफिनेशन ये है कि मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज। समझने के लिए हम एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिड पॉइंट हो गया पोल, एंड ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्ट होकर जहां से
जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर कट करेंगी, दैट पॉइंट इज फोकस. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, इन वेरी रियल टर्म्स, फोकस एक फिक्स पॉइंट नहीं है. ये कल हमने देखा, जैसा आपने 9th-10th में पढ़ रखा था अभी तक, उससे थोड़ा और रियलिटी को आपने समझा. सो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि देखो, नॉर्मल क्या होगा हर केस में, स्फीयर या सर्कल का नॉर्मल मतलब रेडियस. तो नॉर्मल अगर आप नॉर्मल अगर आप विजुअलाइज करोगे तो नॉर्मल मतलब रेडियस. ये देखो, स्फीयर पे परपेंडिकुलर दिख रही है आपको ये रेड वाली लाइन सी ए, तो ये नॉर्मल हो गया. अब आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी, इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगी. रिफ्लेक्टेड रे विल मेक द सेम एंगल. एंड हमने देखा ये जो सी एफ डिस्टेंस है, ये एक्चुअली थीटा पे डिपेंड करता है. वी हैव प्रूव्ड इट. कितना? जो सी एफ डिस्टेंस है, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन थीटा. So we proved it using congruent triangle and blah blah concepts that CF is R divided by 2 cos theta. So PF क्या हो जाएगा? पोल से फोकस का डिस्टेंस, पोल से फोकस का डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस है R एंड माइनस R डिवाइडेड बाई 2 cos theta. तो पोल से फोकस की डिस्टेंस थीटा डिपेंडेंट है. इसका मतलब है कि हर बार सेम एफ पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, आपको थीटा पे डिपेंड करते हुए मिलेगा. मतलब मैं और इलेबोरेट कर देता हूं इस चीज को. जैसे ये स्फेरिकल मिरर है, इसका सेंटर लेट से यहां है एंड पोल यहां है. ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया. हाँ 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 हाँ. तो फोकस क्या है? फोकस है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे. ये हो गया यहां पर नॉर्मल. नॉर्मल मतलब रेडियस. किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल आपको ड्रॉ करना है, रेडियस. ये देखो, वहां लोकल टेंजेंट के परपेंडिकुलर आप देख रहे होगे खुद को, तो वहां पे नॉर्मल आपने ड्रॉ कर लिया. फिर रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है? रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है कि नॉर्मल से जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाएगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा. तो ये यहां से पास हुआ एंड बाय डेफिनेशन ये फोकस हो गया. बट यही काम अगर आप और पास आकर करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे, इफ यू आर गोइंग टू डू इट नियर द पोल, अब नॉर्मल क्या होगा? अब नॉर्मल होगा सी को बी से कनेक्ट करने वाली रेडियस. दिस इज द नॉर्मल. एंड नॉर्मल से जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाएगी, नॉर्मल से उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी. सो थीटा 2 एंड थीटा 2 सेम हो गए. रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी एंड यू विल नोटिस दैट इंडीड अब आपका फोकस कहीं और है. थीटा पर डिपेंड करता है वो. लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादातर मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, बहुत बड़े रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले मिरर्स होते हैं. प्रैक्टिकली ज्यादातर स्फेरिकल मिरर्स बहुत बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है. बहुत बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर होता है तो मिरर इतना फ्लैट हो जाता है, इतना फ्लैट हो जाता है मिरर, दैट रेडियस ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल जैसी हो जाती है.
और रेडियस जब हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल है बेटा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइन और रेडियस, रेडियस मतलब नॉर्मल, रेडियस मतलब नॉर्मल, एंड इंसिडेंट रे ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, और अगर ऑलमोस्ट फ्लैट मिरर हो गया वर्टिकल टाइप का तो रेडियस भी ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, एंड दीज थीटा वैल्यूज बिकम वेरी स्मॉल। Theta values become small because of a consequence, and that consequence is capital R becoming very very big. थीटा वैल्यूज प्रैक्टिकली कम क्यों होती हैं? थीटा वैल्यूज प्रैक्टिकली कम इसलिए होती हैं क्योंकि कैपिटल आर बहुत बड़ा होता है, मतलब जो प्रैक्टिकल मिरर्स होते हैं वो बहुत बड़े स्फीयर के पार्ट होते हैं। जैसे अर्थ आपको फ्लैट दिखता है, क्यों फ्लैट दिखता है अर्थ? क्योंकि बहुत बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इतने जितने बड़े रेडियस ऑफ कर्वेचर के स्फीयर को आप उठाओगे उतना ज्यादा फ्लैट दिखेगा, वो स्ट्रेट लाइन दिखने लगेगा, इसीलिए अर्थ भी आपको फ्लैट दिखती है। तो जब मिरर ही फ्लैट हो गया, ऑलमोस्ट वर्टिकल हो गया, तो रेडियस ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल हैं, तो हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल का एंगल कुछ नहीं बचेगा, तो थीटा ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, थीटा ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, तो आप जानते हो cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो पीएफ आपको मिल जाएगा r माइनस r बाई 2, एंड cos थीटा की वैल्यू 1, r माइनस r बाई 2, r माइनस r बाई 2 बिकम्स r बाई 2। तो P से F की डिस्टेंस रेडियस की हाफ हो जाएगी। प्रैक्टिकल मिरर्स जिनका कैपिटल आर बहुत ज्यादा होता है उनके लिए हम हमेशा मान सकते हैं कि फोकस r बाई 2 पर होगा, थीटा से इंडिपेंडेंट होगा, और थीटा से इंडिपेंडेंट होगा तो फिक्स पॉइंट हो गया। मतलब अब हम लोग अप्रोक्सीमेटली कंक्लूड करेंगे इस बात को कि कोई भी मिरर हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज हमेशा एक फिक्स पॉइंट से जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज हमेशा एक फिक्स पॉइंट से जाएंगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज हमेशा एक फिक्स पॉइंट से जाएंगी। एंड कहां होगा वो फिक्स पॉइंट? r बाई 2 पर। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड थिंग, एंड द थर्ड थिंग इज द मिरर्स फॉर्मूला। बेसिकली प्लेन मिरर में हमने यहीं से स्टार्ट किया था, इमेज फॉर्मेशन। वैसे हम ये डिराइव करेंगे कॉनकेव मिरर लेकर, लेकिन सारी बातें कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी एप्लीकेबल होंगी। वैसे हम ये डिराइव करेंगे एक रियल ऑब्जेक्ट लेकर, लेकिन सारी बातें वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए भी एप्लीकेबल होंगी। सो वील टेक अ कॉनकेव मिरर, बट कॉन्वेक्स के लिए भी वैलिड होंगी। ये हो गया सेंटर, ये हो गया पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, एंड मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट, मैंने मान लिया, देखो यहां फोकस होगा, याद रखना यहां फोकस होगा, मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ है, दिस इज माई ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक रे, दो रे या तीन रे या इनफाइनाइट रेज, कितनी रेज चाहिए होंगी?
दो, ठीक है। दो में से भी एक हमेशा बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहती है, कौन सी? जो सीधे जाके टकरा के वापस आ जाएगी। तो एसेंशियली आपको फिर एक ही चाहिए। एक तो आपको ऑलरेडी पता है कौन सी, जो नॉर्मल के अलोंग ही गई और नॉर्मल के अलोंग ही वापस आ गई, मतलब इमेज तो इसी पे बनेगी। एक्चुअली दो रेज चाहिए होती है, लेकिन दो रेज में भी बस एक ही चाहिए होगी, क्योंकि एक ऑलरेडी पता है रेडियस के अलोंग जाएगी तो रेडियस के अलोंग वापस आएगी। नॉर्मल से जीरो एंगल पर इंसिडेंट होगी तो नॉर्मल से जीरो एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। यही तो नॉर्मल है ना। अगर पी पॉइंट पे जाने वाली रे हम ट्रेस करें तो यही नॉर्मल है, तो नॉर्मल से जीरो एंगल पर गई तो नॉर्मल से जीरो एंगल पर वापस आई। तो एक बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में पता है कि एक रे ऐसे जाके ऐसे ही वापस आएगी, तो एक तो पता ही है, एक ही और चाहिए बस। तो जो एक और चाहिए वो कैसी भी ले लो आप, ये ले ली मैंने, चलो ये सी ए, ये एक रे यहां से निकली और ए पॉइंट पर जाकर टकराई, ए पॉइंट से वापस आएगी। नॉर्मल क्या है ए पॉइंट का? रेडियस। किसी भी पॉइंट का नॉर्मल मतलब उस पॉइंट का रेडियस। तो सी से ए को कनेक्ट कर दो, ये हो गई नॉर्मल। शुरू शुरू में आप बेटर होगा कि मेंशन कर लो कि ये नॉर्मल है, ब्लू वाली लाइन। नॉर्मल से जितने एंगल पर आप गए, नॉर्मल से जितने एंगल पर आप इंसिडेंट हो, नॉर्मल से उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगे। एग्री? उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गए। रिफ्लेक्ट होके अल्टीमेटली यहां से पास किया, ये बन गई इमेज। इमेज रियल बनी या वर्चुअल? रियल, क्योंकि मिरर के आगे रेज एक्चुअली आके मिल रही है। बट सर आपने तो कहा था दो रेज कम से कम चाहिए। एक है, एक ग्रीन वाली आई है, एक व्हाइट वाली आई है, और दोनों वहां आके मिल रही है। मतलब आपकी तसल्ली के लिए आप चाहो तो सोच सकते हो कि चलो एक यहां से बना दूं मैं, लेकिन जरूरत नहीं है, एक है आपके पास ऑलरेडी। ये बन गई इमेज। इमेज की डिस्टेंस को हम लोग पोल से मेजर करेंगे और उसे v लिखेंगे। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को पोल से मेजर करते हुए हम लोग u लिखेंगे, और फोकस की डिस्टेंस को f लिखेंगे, ठीक है। फोकस की डिस्टेंस को हम लोग f लिखेंगे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू assume these angles as alpha, as beta, as gamma. Now tell me, can I write alpha is equal to beta plus theta? Can I write alpha is equal to beta plus theta? Yes, sir. नहीं दिख रहा हो? ट्रायंगल CAI, CAI, exterior angle is the sum of opposite interior angles. There is a reason why we call this chapter geometrical optics. हर कदम पर ज्योमेट्री यूज होगी। अगर ट्रायंगल CAI में देखूं मैं, तो क्लियर है कि अल्फा इज द एक्सटीरियर एंगल। ये ट्रायंगल पे फोकस करो, ये ट्रायंगल पे। इस चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्योंकि हर कदम पे आपको ज्योमेट्री का यूज होगा, लेकिन बहुत एडवांस्ड ज्योमेट्री नहीं, बेसिक 9-10 में जो आपने पढ़ी है वही। याद नहीं भी है तो मेरे बताने के बाद आप रिकॉल कर लोगे। सो अल्फा इज एक्सटीरियर एंगल, थीटा एंड बीटा are interior angles. Now you focus at OAC. Now you focus at OAC. OAC पर फोकस करो। OAC में क्या आप बोल सकते हो? बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस गामा। बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस गामा। ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। एक
अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस बीटा, और एक आ गई बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस गामा। याद रखना दोनों ही सेम थ्योरम यूज किया है हमने। कौन सा थ्योरम? एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। दोनों का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस ले लो, डिफरेंस ले लो। यहां मिल जाएगा आपको अल्फा माइनस बीटा, और यहां थीटा ने थीटा को पीटा, एंड आई एम लेफ्ट विद बीटा माइनस गामा। गामा को लेफ्ट साइड में ले आओ और बीटा को राइट साइड में। अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, अल्फा बीटा गामा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। बीटा इज द सम ऑफ अल्फा एंड गामा डिवाइडेड बाई 2 ना। तो अल्फा बीटा और गामा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इस बात को आप जरा नोट कर लेना। जेई में या नीट में कभी कभी वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चंस नहीं बनाते, डेरिवेशन के अंदर छिपे हुए कुछ ऑब्जर्वेशंस उठाते। फिर से एक्चुअली आज नहीं तो कल उनको ऑनलाइन मोड में करना ही पड़ेगा पूरा। देखो भाई, इसमें दो पहलू हैं, दो एस्पेक्ट हैं। पहला ये है कि ह्यूमंस आर फंडामेंटली करप्ट, ठीक है। तो टॉप पर बैठे हुए लोग कितने भी ईमानदार हो, नीचे जो लोग इन्वॉल्व हैं, हम सब लोग सब करप्ट हैं। हम सब लोग जहां बस चलता है, जैसे कोई अगर एक दिन के लिए छूट दे दे कि बैंक लूट लो और कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूं, तो तुम्हें क्या लगता है जितना भी सच्चा और ईमानदार अपने को क्लेम करने वाला इंसान होगा वो सबसे पहले भागेगा? बस इतनी गारंटी होनी चाहिए स्टैम्प पर रिटन, कुछ नहीं होगा, नो एफआईआर, नो केस, नथिंग विल हैपन, आई एम गिविंग 500% गारंटी, नथिंग विल हैपन। वो सबसे पहले लूटेगा। ज्यादातर लोग इसलिए चोर नहीं है क्योंकि उनको पता है कि देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन जो पावरफुल लोग हैं उनको पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे भी, तो विल बी एबल टू डील। तो उनके पास एक गारंटी है काइंड ऑफ, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर गारंटी दे दी जाए तो हम सब चोर बन जाएंगे इमीडिएटली। हाँ, रुद्रांग हंस रहा है कि मैं खुद ही लूटूंगा। तो पहला एस्पेक्ट तो ये है। दूसरा एस्पेक्ट, एक बार जब कोई चीज होती है और उसको आप पनिश नहीं करते हो सीवियरली, तो इट मोटिवेट्स कल्प्रिट्स टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो उसके लिए इतनी सीवियर पनिशमेंट होनी चाहिए कि वो एग्जाम्पल सेट हो जाए हमेशा के लिए। खैर, अपना क्या, अपने को अल्फा बीटा गामा ही करना है, करते रहो भाई। तो अल्फा बीटा और गामा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये ध्यान रख लेना। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात ही ना समझ आई हो कि कैसे यहां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहां से आ गया। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो साफ साफ दिख रहा है यहां, अल्फा और बीटा का डिफरेंस इज इक्वल टू बीटा एंड गामा का डिफरेंस। अल्फा बीटा गामा, अल्फा और बीटा का डिफरेंस इज बीटा एंड गामा का डिफरेंस ना। यही तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की निशानी होती है ना, कि पहले दूसरे का जो डिफरेंस होगा दूसरे तीसरे का डिफरेंस भी वही होगा। सो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इतना जरा ध्यान रखना। These are in arithmetic progression. And now we proceed further. ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना। कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जहां इसका डायरेक्ट यूज पड़े। एंगल दे देंगे आप कि इंसिडेंट एंगल का प्रिंसिपल एक्सिस से, इंसिडेंट रे का प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल गामा गिवन है, एंड रिफ्लेक्टेड रे का प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल अल्फा गिवन है, और रेडियस का प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बीटा गिवन है। And now we go ahead and write this further. Tan alpha plus tan gamma is equal to 2 tan beta.
ये समझ आया सभी को? एक्सप्लेन कर सकते हो क्या हुआ यहां पर? व्हाट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन? अल्फा बीटा और गामा धूप में गए और टैन हो गए। हाँ, ऐसा हुआ, टैनिंग हो गई तीनों की, टैन अल्फा, टैन गामा, टैन बीटा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रैक्टिकली सारे मिरर्स इतने फ्लैट होंगे कि एंगल्स बहुत कम होंगे, एंगल्स की वैल्यू यूजुअली बहुत स्मॉल होगी, और एंगल्स अगर बहुत स्मॉल हैं तो आप जानते हो tan 0 इज 0, tan 0 इज 0, tan 0 इज 0। एंगल्स बहुत स्मॉल होते हैं तो मैंने बता रखा है आपको, इफ phi is very small then tan phi is phi। तो एंगल्स आर वेरी स्मॉल, इसलिए मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं अल्फा को tan अल्फा, बीटा को tan बीटा, गामा को tan गामा। एंड now I'm going to drop a perpendicular here and call that point M। अब आप जरा ये ट्रायंगल्स देखो और बताओ मुझे AIM, अहमदाबाद, इंदौर, मुंबई, और बताओ tan अल्फा क्या होगा। यहां फिगर में देखो और बताओ। ये अप्रोक्सीमेशन है, याद रखना। अल्फा को tan अल्फा, गामा को tan गामा, बीटा को tan बीटा लिख दिया। क्यों? क्योंकि एंगल्स आर वेरी स्मॉल। हाँ, तो tan अल्फा को मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल अहमदाबाद, इंदौर, मुंबई। देखो tan अल्फा में लिख सकता हूं अहमदाबाद मुंबई डिवाइडेड बाय इंदौर मुंबई। सो आई कैन राइट tan अल्फा अहमदाबाद मुंबई डिवाइडेड बाय इंदौर मुंबई। ओके, व्हाट अबाउट tan गामा? लुक एट द ट्रायंगल OAM, अहमदाबाद मुंबई डिवाइडेड बाय ऊटी मुंबई, अहमदाबाद मुंबई डिवाइडेड बाय ऊटी मुंबई। एंड देन यू टेल मी tan बीटा। ACM ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ACM देखो, ट्रायंगल ACM, AM डिवाइडेड बाय CM, अहमदाबाद मुंबई डिवाइडेड बाय चंडीगढ़ मुंबई। तुम्हें नहीं लगता अहमदाबाद मुंबई, अहमदाबाद मुंबई, अहमदाबाद मुंबई कॉमन है? सो अहमदाबाद मुंबई कॉमन है, एंड आई एम गोइंग टू गेट इंदौर टू पुणे, एंड आई एम गोइंग टू गेट ऊटी टू पुणे, एंड आई एम गोइंग टू गेट AM is anyway there, चंडीगढ़ टू पुणे। AM मैंने कॉमन ले लिया, AM कॉमन ले लिया, तो AM कैंसिल हो गया। फिर से कुछ हुआ, फिर से कुछ हुआ। मैंने मुंबई को पुणे से रिप्लेस कर दिया, तुमने नोटिस किया? डिनोमिनेटर में हर जगह मुंबई की जगह पुणे 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 लिख दिया, क्योंकि मुंबई और पुणे बहुत पास है, लिटरली। हाँ, फिगर में भी मुंबई और पुणे बहुत पास है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं मुंबई को रिप्लेस करके पुणे लिख सकता हूं। देखो ना, ये देखो कितने पास है, ये मुंबई और ये बगल में पुणे, ये मुंबई और ये बगल में पुणे। सो मुंबई की जगह मैंने पुणे लिख दिया। इस बात को थोड़ा और समझ लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल मिरर्स हैव वेरी लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर, they are nearly flat। so if they are nearly flat, पोल और किसी पॉइंट से ड्रॉप किए गए परपेंडिकुलर यानी कि मुंबई में कोई खास फर्क नहीं होगा। जितना फ्लैट मिरर सोचते जाओगे, मुंबई और पुणे के बीच की डिस्टेंस उतनी ही कम होती जाएगी। द फ्लैटर द मिरर इज, M will be almost very near to P। सो M और P पास पास हो गए, मुझे मिल गया 1/IP प्लस 1/OP इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई CP। व्हाट इज IP? फिगर देखो और बताओ, ब्लू पे फोकस करो। व्हाट इज IP? V। IP इज इमेज का डिस्टेंस पोल से, IP इज इमेज का डिस्टेंस पोल से। व्हाट इज OP? OP is ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, which is U। and what is CP? C से लेकर P तक की डिस्टेंस is nothing but R। 1/V plus 1/U is equal to R by 2,
So 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मिरर्स फॉर्मूला इज अ 5-स्टार टॉपिक. तो मिरर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन पूरा नोट कर लो फटाफट, एंड देन वी विल प्रैक्टिस दिस अ लिटिल बिट. कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, सबके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे. एंड वो प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन पर चलेंगे. आवाज जा रही है ना? हाँ. नोटेड? जल्दी 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 नोट करो बेटा. बढ़ाऊं? नोटेड ना? So 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. चलो, क्योंकि हम अभी इमेज पे फोकस करने वाले हैं, इसलिए v को एक तरफ रखते हैं एंड 1 upon f minus 1 upon u, एंड ये u into 1 u हो गया,
ये f इंटू 1f हो गया और f और u मल्टीप्लाई हो गए। अब देखो 1 v मिला है, मुझे v चाहिए, तो v हो जाएगा uf अपॉन u माइनस f। इमेज के लिए याद रख लो उफ डिवाइडेड बाय उफ। हाँ एक्चुअली बस इतना याद रखना कि नीचे माइनस साइन लगाना है। सो इमेज के लिए, किसी पॉइंट की इमेज के लिए सीधे याद रख लो उफ डिवाइडेड बाय उफ। आकाश, आकाश भी कह रहा है उफ सोने नहीं मिल रहा है। ए तुम लोग का यूनिफॉर्म कहाँ है? हाँ तुम लोग तीनों लोग ना मिरर्स फार्मूला बिना फ्लैट मिरर के अप्रोक्सीमेशन के डिराइव करो। फ्लैट मिरर के जो अप्रोक्सीमेशंस हैं वो, जैसे मुंबई इज क्लोज टू पुणे, वो अप्रोक्सीमेशन तुम्हें नहीं लेना है। अल्फा इज टैन अल्फा, गामा इज टैन गामा, बीटा इज टैन बीटा, वो अप्रोक्सीमेशन तुम्हें नहीं लेना है। ठीक है, फोकस r/2 पर है, वो अप्रोक्सीमेशन तुम्हें नहीं लेना है। तीनों लोग फटाफट। चलो भाई, उफ डिवाइडेड बाय उफ, उफ डिवाइडेड बाय उफ को यूज करते समय एक साइन कन्वेंशन यूज करेंगे हम लोग, एंड द साइन कन्वेंशन इज गोइंग टू बी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाने वाली हर डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट नेगेटिव होगी। द डायरेक्शन towards incident ray will be treated as positive. And the opposite will be treated as negative. ये फॉर्मूला यूज करते समय ये साइन कन्वेंशन यूज करेंगे हम लोग। इंसिडेंट रे जिधर जा रही हो वो डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, इंसिडेंट रे जिधर जा रही हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होगा। बढ़ाऊं क्या? पहले तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f को सिंप्लीफाई करके v का फॉर्मूला बना लिया। v का फॉर्मूला होगा उफ डिवाइडेड बाय उफ, एंड उसको यूज करते समय एक साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, जिधर इंसिडेंट रे जा रही होंगी वो डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और उसके ऑपोजिट वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी। जल्दी कर। तुम तीनों यूनिफॉर्म, एंड तुम आज कलेक्ट कर लेना। तो दे 5,000 रुपए, मैं दूसरा देता हूं। हाँ अब मिल जाएगा। बढ़ाऊं क्या? चलो, वी हैव गॉट a concave mirror
एंड बेटा रेडियस गिवन है 40 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रख दिया तुमने 60 सेंटीमीटर पर। बताओ इमेज कहां बनेगी? इजी। ऑब्जेक्ट रख दिया तुमने 60 सेंटीमीटर पर, बताओ इमेज कहां बनेगी? इजी। रेडियस इज 40 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, रेडियस गिवन है 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रख दिया तुमने यहां, देखो फिगर दिया है, एंड देयर इज अ रीजन कि ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर इस तरफ है। आपको बताना है इमेज कहां बनेगी। इजी। कैसे? लेट्स गेट दिस डन। V is equal to UF divided by UF. So बताओ U कितना? No, -60। जिस तरफ जाएंगी इंसिडेंट रेज वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो U इज क्लियरली नेगेटिव। इस बात को थोड़ा दिमाग में बिठा लो। जिस तरफ जाएंगी इंसिडेंट रेज वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो U उल्टा है इसलिए U नेगेटिव। हाँ, डिस्टेंस हमेशा पोल से लेनी है क्योंकि हमने डिराइव ही पोल से किया। पोल से ही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और पोल से ही इमेज की डिस्टेंस और पोल से ही फोकस की डिस्टेंस। तो U हो गया नेगेटिव, नेगेटिव 60। F बताओ? नेगेटिव 20। F यहां कहीं होगा एंड इट इज अगेन नेगेटिव 20, नेगेटिव 20 एंड दिस इज नेगेटिव 60 एंड दिस इज नेगेटिव 20 एंड दोनों का डिफरेंस, सो V हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई -40। V मिल गया बेटा -30। -30 मिला मतलब V भी इस तरफ है। -30 मिला मतलब V भी इस तरफ है। तो यहां कहीं सेंटर था, सेंटर से भी दूर हमने ऑब्जेक्ट रखा था। कितने पर? 60 पर। एंड 40 इज रेडियस, 30 पर बन गई इमेज। -30 मिला है इसलिए इस तरफ 30 पर इमेज बन गई। ओके? क्या आपको ये रे डायग्राम पे भी लॉजिकल दिख रहा है? हाँ, देख लो। अगर मैं एक्चुअली सेंटर से ए को मिला दूं तो साफ साफ रिफ्लेक्शन का लॉ वैलिड दिखेगा, दैट इंसिडेंट रे का नॉर्मल से एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल से एंगल। क्या इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है? रियल है। क्यों रियल है इमेज? क्योंकि मिरर के सामने बन रही है, मिरर के पीछे से आती हुई नहीं दिख रही है रेज। रेज एक्चुअली यहां आके इस पॉइंट को इल्यूमिनेट कर रही है। रेज एक्चुअली यहां आके इस पॉइंट पे एक ब्राइट स्पॉट फॉर्म कर रही है। ठीक है? सो कॉनकेव मिरर में हमें रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज मिलेगी। ठीक है? जनरलाइज मत करना। अभी इस एग्जाम्पल से हमने कंक्लूड किया कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी मिल सकती है। ठीक है?
नाउ विल गो अहेड एंड पुट, इस बार हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को सेंटर के बाहर रखा था, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर के अंदर ले जाएंगे, ठीक है। बढ़ाऊं क्या? फिर से हम लोग एक कॉनकेव मिरर करेंगे जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को मैंने 20 सेंटीमीटर पे रखा है। ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है। चलो बताओ इमेज कहां बनेगी? और पी के बीच में नहीं बनेगी, सी के बियॉन्ड बनेगी, इंफिनिटी पे भी नहीं बनेगी। सेंटर के बाहर ऑब्जेक्ट रखोगे तो सेंटर के अंदर इमेज बनेगी, और सेंटर के अंदर ऑब्जेक्ट रखोगे तो बाहर बनेगी, क्योंकि नॉर्मल ये है ना, तो अगर नॉर्मल ये है तो इंसिडेंट रे ऐसी जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके ऐसी जाएगी। तो मैं मेरे इंट्यूशन से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि v की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए और 60 से ज्यादा आनी चाहिए। मैं मेरी इंट्यूशन से एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये कि v की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए और रेडियस 60 है तो 60 से भी ज्यादा आनी चाहिए। 40 आ रही है, ओके। नहीं भाई 60 से तो ज्यादा ही आनी चाहिए ना, कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके आएगी तो बाहर चली जाएगी ना। चलो देखते हैं जो भी है। We'll solve it anyways. So v is equal to uff divided by uff। 60 तो नहीं हो सकता। So what is u? U is no, -20। जिस तरफ जाएंगी इंसिडेंट रेज वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो u हो गया नेगेटिव। -20। f क्या होगा? -30। f होगा -30। So this is -20 minus -30. This becomes 600 and 30 minus 10 10। तो ये 60 और वो भी प्लस का मतलब इमेज बन गई वर्चुअल। वाओ, इमेज बन गई वर्चुअल। ऐसे गया और ऐसे गया। फोकस के अंदर जाने पर जनरली आप मिरर के इतने पास जा चुके होंगे कि रिफ्लेक्ट होकर रेज बाहर ही जाएंगे। आप फोकस के भी अंदर चले गए ना। फोकस कितने पर है? 30 पर। अगर आप सेंटर और फोकस के बीच में रखो, सेंटर और फोकस के बीच में रखो, तो फिर ऐसा होगा। फोकस के भी अंदर चले जाने पर कई बार ऐसा होगा, वैल्यूज पे डिपेंड करते हुए, कि फोकस के अंदर चले गए तो मिरर के इतने पास चले गए कि मिरर ऑलमोस्ट आपको ऐसा दिखेगा। इसलिए इमेज पॉजिटिव बनी। पॉजिटिव मतलब वर्चुअल बन गई। पॉजिटिव मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इमेज वर्चुअल बन गई। +60 आ गई।
ऐसा। ऑब्जेक्ट रियल था या वर्चुअल है? ऑब्जेक्ट रियल था, इमेज वर्चुअल बनी। हाँ, सो हमने कंक्लूड किया कि कॉनकेव मिरर से रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बन सकती है और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बन सकती है। ठीक है, कॉन्वेक्स। हाँ, तो कॉन्वेक्स पे आएंगे, डोंट वरी। सो कॉनकेव के लिए कंक्लूजन अब हमने देख लिया है दैट रियल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज भी बन सकती है। कब ऐसा होगा? कब ऐसा होगा? हाँ, जब फोकस के बाहर ऑब्जेक्ट होगा। जब फोकस के बाहर ऑब्जेक्ट होगा या इवन सेंटर के बाहर होगा। फोकस के बाहर होगा तो ऐसी जाएगी और सेंटर के बाहर होगा तो ऐसी आएगी। जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी चांसेस होंगे रियल, और फोकस के बहुत पास चले जाओगे, पोल के बहुत पास चले जाओगे तो मिरर आपको ऐसा दिखने लगेगा। तो फिर यहां से जाने वाली रेज ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाएंगी और वर्टिकल होके ऊपर चली जाएंगी। सो रियल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज, इस केस में हम फोकस पोल के बहुत पास चले गए, पोल के बहुत पास चले गए तो रिफ्लेक्शंस, और पास जाओगे तो रिफ्लेक्शंस ऐसे होने लगेंगे, और पास जाओगे तो रिफ्लेक्शंस ऐसे होने लगेंगे और वर्चुअल इमेज बहुत पास बनने लगेगी। मुझे उम्मीद है कि आप सिर्फ फॉर्मूला ही यूज नहीं कर रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। सो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बनेगी और कॉनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बनेगी। कहां पर ऑब्जेक्ट रख दूं तो ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर जाएंगे? सेंटर पर। क्यों? सेंटर पर अगर मैं ऑब्जेक्ट रख दूं तो नॉर्मल से 0 डिग्री पर जा रहे हो आप, तो नॉर्मल से 0 डिग्री पर जा रहे हो तो नॉर्मल से 0 डिग्री पर ही वापस आ जाओगे। तो ये भी याद रखना, अगर मैं सेंटर पर ही ऑब्जेक्ट रख दूं तो इमेज भी सेंटर पर ही बनेगी। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों रियल होंगे और दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। ये बातें नोट कर लो। In concave mirror, if the object is kept at center, then image will also be formed at center. नहीं, बस इतना लिख लो कि रियल से रियल भी बन सकती है, रियल से वर्चुअल भी बन सकती है। अभी हम बहुत सारे केसेस कवर करेंगे ना। अभी तो हमने रियल से रियल, रियल से वर्चुअल बनाया, फिर अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, फिर ऐसे ही कॉन्वेक्स में रियल से क्या क्या बनेगा, वर्चुअल से क्या क्या बनेगा, फिर हम जाएंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स पर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब कि रेज जहां कन्वर्ज होती हुई दिखे। अगर मिरर ना रखा हुआ होता तो रेज कन्वर्ज होके वहां पर जाकर एक ऑब्जेक्ट बना देती। दैट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वी कॉल इट वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो फर्दर रिफ्लेक्शन के बाद एक इमेज को इनिशिएट करता है, इसलिए हम उसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अभी समझेंगे, डोंट वरी। चलो, विल नाउ गो टू सॉल्व 2 एग्जांपल्स ऑफ कॉन्वेक्स। इस बार हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 60 सेंटीमीटर। We've got a convex mirror
ये हो गया सी, ये हो गया पी, सीपी। ये हो गया मिरर का फ्रंट साइड। ऑब्जेक्ट रियल है और उसे मैंने 40 सेंटीमीटर पर रख दिया। बताओ इमेज कहां बनेगी? सो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा ये। V इज इक्वल टू उफ डिवाइडेड बाई उफ। बताओ U नेगेटिव है या पॉजिटिव है? जिस तरफ जाएंगी इंसिडेंट रेज वो डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव, तो U इज नेगेटिव। कितना है U? -40। फोकस कितना होगा? फोकस प्लस होगा। वैल्यू 30। फोकस प्लस होगा क्योंकि जिस तरफ जाएंगी इंसिडेंट रेज वो डायरेक्शन पॉजिटिव, सो फोकस हो गया पॉजिटिव। वैल्यू कितनी? 30। सो +30 -40 और +30 दोनों का डिफरेंस V मिल जाएगा मुझे -1200 डिवाइडेड बाई -40 एंड -30 इज -70। ये हो गया भाई लगभग अप्रोक्सीमेटली बताओ 120 डिवाइडेड बाई 7 इज हाउ मच? 17 पॉइंट समथिंग। V पॉजिटिव मिला या नेगेटिव मिला? पॉजिटिव मिला तो P से राइट साइड बनेगी इमेज। पॉजिटिव मिला तो P से राइट साइड बनेगी इमेज। सेंटर इज एट 60, फोकस इज एट 30, इमेज बनी 17 पर और वो भी पॉजिटिव 17 पॉइंट समथिंग। ऑब्जेक्ट रखा था हमने 40 पर। अब इसका प्रोसेस समझो, ऐसे हो रहा होगा ये, देखो ध्यान से समझना, ऐसे हो रहा होगा, ऐसे ऐसे गई। नॉर्मल इज दिस, नॉर्मल इज दिस। समझ लो भाई, सिर्फ फॉर्मूला से सॉल्व कर लेना ही नहीं है, समझना भी है आगे कि फॉर्मूला से जो वैल्यू आपको मिल रही है उसको रे डायग्राम बनाकर हम जस्टिफाई करेंगे कि हाँ, कि एक्चुअली उसकी बैकग्राउंड मैकेनिज्म क्या होगी। नाउ दिस इज द नॉर्मल। मैंने बताया स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल हमेशा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। सो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से जितने एंगल पर आई इंसिडेंट रे, नॉर्मल से उतने एंगल पर जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। इसको पीछे बढ़ाकर देख लो एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इट डज पास थ्रू आई। रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बनी, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बनी। और कॉन्वेक्स मिरर में आप रियल ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखोगे क्योंकि उसका जो कर्वेचर है वो उभरा हुआ है, तो वो हमेशा रेज को डाइवर्ट ही कर देगा। उसका कर्वेचर उभरा हुआ है, पलट गया है कर्वेचर। कॉन्केव के पास ऐसा कर्वेचर है तो उसके पास कैपेबिलिटी है, ऑब्जेक्ट अगर आप सेंटर से दूर रखोगे तो उसके पास कैपेबिलिटी है अंदर की तरफ मोड़ देने की, उसके पास अंदर की तरफ मोड़ देने की कैपेबिलिटी है, और इसलिए रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना पाना उसके लिए पॉसिबल है। लेकिन प्लेन मिरर जैसे ही इसकी कर्वेचर फ्लैट हो गई,
प्लेन पर पहुंच गए आप तो फिर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज ही बनेगी। जैसे ही कर्वेचर 0 हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी हो गई, वैसे ही फिर क्या होने लगता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट टकराकर रेज सिर्फ आती हुई दिखती है पीछे से और हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनती है रियल ऑब्जेक्ट की। सो आप इसको विजुअलाइज करो, कॉन्केव से प्लेन से कॉन्वेक्स होने का प्रोसेस। कॉन्केव अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, इसलिए उसके पास कैपेबिलिटी है रेज को अंदर ही रख पाने की। प्लेन में ही रियल का वर्चुअल बनने लगता है और वही प्लेन का एक्सटेंडेड केस हो गया कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में तुम किधर भी ऑब्जेक्ट रखोगे पूरा उभरा हुआ है, ये हमेशा रेज को उठाएगा और दूर डाल देगा, रेज को उठाएगा दूर डाल देगा, रेज को उठाएगा दूर डाल देगा, रेज को उठाएगा दूर डाल देगा। हाँ, जहां से वो आती हुई दिखेंगी, जहां से आती हुई दिखेंगी, दैट पॉइंट इज वर्चुअल। क्योंकि मैं कह रहा हूं आती हुई दिखेंगी, एक्चुअली आ नहीं रही होंगी वहां से। जिस पॉइंट से आती हुई दिखेंगी, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लगता है कि यहां से आ रही। कॉन्वेक्स के लिए कंक्लूजन लिखो, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज इज नेवर पॉसिबल, इट विल ऑलवेज बी रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। हालांकि मैं बाद में एक टेबल बना के आपको समराइज कर दूंगा, बट फिर भी लिख लो, कॉन्वेक्स मिरर के केस में रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज इज नेवर पॉसिबल। Convex mirror, real object, real image is an impossible case. Real object will always form a virtual image. कॉनकेव में दोनों पॉसिबल थे। ठीक है, नाउ वी विल रिफाइन द साइन कन्वेंशन। अब थोड़ा सा साइन कन्वेंशन को रिफाइन करेंगे। देखो ध्यान से समझना, जब भी ऑब्जेक्ट रियल होगा, ध्यान से समझना इस बात को, जब भी ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इंसिडेंट रेज मिरर की तरफ जाएंगी तो ऑब्जेक्ट पोल के हमेशा ऑपोजिट तरफ होगा। इस बात को समझो जरा। जब भी ऑब्जेक्ट, हालांकि मैंने अभी तक ऑब्जेक्ट रियल ही सारे प्रॉब्लम्स करवाए हैं तो नेचुरली ये डिफॉल्ट लगेगा आपको, लेकिन इसको समझने की कोशिश करो। जब भी ऑब्जेक्ट रियल होगा, जब भी ऑब्जेक्ट रियल होगा तो मिरर के सामने रखा होगा तो उसकी पोजीशन हमेशा इंसिडेंट रेज के ऑपोजिट हो जाएगी, और इंसिडेंट रेज के ऑपोजिट हो जाने से यू हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन को हम लोग रिफाइन करेंगे। अब ये इंसिडेंट रेज की तरफ पॉजिटिव और इंसिडेंट रेज के ऑपोजिट नेगेटिव, ऐसा नहीं। रियल ऑब्जेक्ट है तो यू नेगेटिव, यू नेगेटिव, यू नेगेटिव, यू नेगेटिव, यू नेगेटिव। ठीक है, इफ इट इज रियल ऑब्जेक्ट यू विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर रियल ऑब्जेक्ट है, मिरर के सामने रखा है, तो रेज जिधर जाएंगी ऑब्जेक्ट तो हमेशा उसके ऑपोजिट ही रखा होगा।
हमने अभी तक रियल ऑब्जेक्ट वाले ही क्वेश्चंस किए हैं, इसलिए ये डिफॉल्ट कंडीशन बनती जा रही है। देखो यू नेगेटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट जिधर रखा है इंसिडेंट रेज हमेशा उसके ऑपोजिट जाएंगी, इंसिडेंट रेज जिधर जाएंगी ऑब्जेक्ट उसके ऑपोजिट। इमेज के लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा नेगेटिव होगा, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा नेगेटिव होगा, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। यू रियल ऑब्जेक्ट के लिए नेगेटिव होगा और आगे हम लोग देखेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू पॉजिटिव होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एफ की। कॉनकेव मिरर में फोकस हमेशा बैक साइड होगा, हाँ, मिरर के फ्रंट साइड ही फोकस होगा, तो इंसिडेंट रेज जिधर जाएंगी फोकस हमेशा उसके ऑपोजिट होगा। कॉनकेव मिरर में जिधर इंसिडेंट रेज जाएंगी फोकस हमेशा ही उसके ऑपोजिट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां से फेंकेगा उधर की तरफ रेज को, तो फोकस फ्रंट साइड में है, फोकस हमेशा ऑपोजिट में आ जाएगा, फोकस हमेशा ही ऑपोजिट में आ जाएगा। कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होगा, कॉन्वेक्स में जिधर ऑब्जेक्ट जिधर रेज को फेंक रहा है फोकस भी उधर ही है। तो instead of implementing this theoretical convention we will memorize this, that focus कॉनकेव के लिए हमेशा नेगेटिव होगा एंड कॉन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट वी? सेम कहानी, वी नेगेटिव मिला, वी नेगेटिव मिला तो इंसिडेंट रेज जिधर जा रही है उसके ऑपोजिट हो आप, रियल। जैसे ही नेगेटिव मिला आपने देख लिया कि यार आप इंसिडेंट रेज के ऑपोजिट यानी मिरर के फ्रंट में हो, नेगेटिव मतलब रियल। वी नेगेटिव मिलने का मतलब रियल 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 रियल। वी पॉजिटिव मिला तो क्या हुआ, जिधर इंसिडेंट रेज जा रही है इमेज उधर बन रही है, मतलब वर्चुअल। सो वी के लिए साइन कन्वेंशन हो जाएगी दोस्तों, इफ इट इज अ रियल इमेज वी विल बी नेगेटिव, if it is a virtual image we will be positive and vice versa। हमारे फॉर्मूला में तीन ही चीजें हैं, u v और f। इंस्टेड ऑफ पहले वाली जो कन्वेंशन हमने याद रखी थी कि जिधर इंसिडेंट रेज जाएंगी वो हम पॉजिटिव लेंगे और उसके ऑपोजिट नेगेटिव लेंगे, अब वो कन्वेंशन नहीं, उसके बजाय ये ट्रिक यूज करेंगे। फोकस कॉनकेव है तो नेगेटिव आंख बंद करके, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव आंख बंद करके। u और v के लिए सेम ही बात है, रियल लाइफ इज नेगेटिव, वर्चुअल सपनों की लाइफ इज पॉजिटिव। रियल लाइफ इज नेगेटिव, रियल लाइफ इज नेगेटिव, सपनों में ही सब खुश रहते हैं ना, रियल जीवन में दुख ही दुख है। इसलिए ऑब्जेक्ट या इमेज दोनों में से अगर रियल है कुछ तो नेगेटिव। तो अब आपको अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप वो इंसिडेंट रे वाला फंडा मत यूज करना। लेट्स से आई गॉट अ concave mirror and having radius of curvature 60 centimeter and we have a virtual object एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट
रखा हुआ है लेट्स से अगेन 60 सेंटीमीटर, बताओ इमेज कहां बनेगी? मैंने जो आपको, और ये भी बताओ इमेज रियल होगी या वर्चुअल, बिना कोई डायग्राम बनाए। -20 तो रियल बनी है वर्चुअल? रियल। नेगेटिव मतलब रियल लाइफ। हाँ, जैसे आप लोगों की जिंदगी में दुख है, सुबह उठो, फिर से क्लास अटेंड करो, फिर डीपीपीज, नाम आया नहीं आया ग्रुप में। हाँ, चलो बताओ कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स? देखो इधर, अब हम लोग उफ डिवाइडेड बाई उफ को कोई डायग्राम, इंसिडेंट रेज, ये सब नहीं देखेंगे। अब हम लोग सीधे देखेंगे वर्चुअल है या रियल, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स। यू बताओ वर्चुअल है या रियल? यू बताओ वर्चुअल है या रियल? अरे भाई, रेज एक्चुअली नहीं एमिनेट हो रही हैं। रियल ऑब्जेक्ट वो होता है जो रेडिएट करता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर कन्वर्ज होती है रेज। रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का यही डिफरेंस है। रियल ऑब्जेक्ट जो होता है वो रियल है, वो सच में लाइट सोर्स है, वो सच में रेडिएट करता है सब तरफ। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो होता है जो जिस पर आकर कन्वर्ज हो रही होती हैं सारी रेज, देन इट बिकम्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बताओ वर्चुअल ऑब्जेक्ट है या रियल? हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है अभी वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो -60 रखोगे या +60 रखोगे? पहले वाली कन्वेंशन को अब मिक्स मत करना। पहले वाली कन्वेंशन सिर्फ इस कन्वेंशन को पैदा करने के लिए यूज की थी हमने, कि 2-3 प्रॉब्लम्स करने के बाद ये क्लैरिटी आ जाएगी। सो u इज +60। +60 क्यों? क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। f इज -30 या +30? कॉनकेव है, कॉनकेव के लिए फोकस नेगेटिव होता है, -30। कॉनकेव के लिए फोकस नेगेटिव होता है, -30। u इज +60 एंड फोकस इज -30। तो ये हो गया 1800 डिवाइडेड बाई 60 एंड 30 90। v हो गया कितना? v हो गया 20, -20 मतलब इमेज रियल है या वर्चुअल? इमेज नेगेटिव। रियल लाइफ इज फुल ऑफ नेगेटिविटी। अब जरा देखेंगे कि प्रैक्टिकल जस्टिफिकेशन क्या है इस बात का। देखो ध्यान से समझना, प्रैक्टिकल जस्टिफिकेशन देखो। ये रहा आपका नॉर्मल, नॉर्मल से जितने एंगल पर आई इंसिडेंट रे, नॉर्मल से जितने एंगल पर आई इंसिडेंट रे, नॉर्मल से उतने ही एंगल पर जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। तुम्हें दिखेगा 60 का आधा 30 और 30 से भी कम 20। सो तुम्हें प्रैक्टिकली हमेशा, अगर तुम डायग्राम थोड़ा ठीक से बनाओगे तो वही बात प्रैक्टिकली तुम्हें वेरीफाई होते हुए दिखेगी। कॉनकेव मिरर में क्या हुआ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज बन गई। वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज बन गई, और कॉनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट से हमेशा रियल इमेज बनेगी। क्यों है? कॉनकेव में रियल ऑब्जेक्ट की दोनों बन सकती हैं, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा रियल बनेगी। क्यों? उसका कारण समझो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब हमेशा कन्वर्ज होते हुए जाएंगी, और कन्वर्ज होते हुए आएंगी तो कॉनकेव अंदर की तरफ झुका हुआ है, वो हमेशा मोड़ देगा, वो हमेशा मोड़ देगा, यही चाहे जहां देखोगे। इट विल ऑलवेज डिफ्लेक्ट इनसाइड, इट विल ऑलवेज डिफ्लेक्ट इनसाइड, इट विल ऑलवेज डिफ्लेक्ट इनसाइड। एक और कंक्लूजन नोट करो। कॉनकेव मिरर में पहले क्या कंक्लूजन नोट किया था?
रियल टू रियल, रियल टू वर्चुअल। अब कंक्लूजन नोट करो, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल टू ऑलवेज रियल। कॉनकेव मिरर के कंक्लूजन्स या कॉनकेव मिरर के रिजल्ट्स में एक और नोट कर लो बेटा, बस एक 5 मिनट में छोड़ रहा हूं। अच्छा ठीक है ना, मैथ्स और बायो। ठीक है, कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के लिए समझो, कॉन्वेक्स के लिए समझो, कॉन्वेक्स में अगर ऑब्जेक्ट रियल है बेटा, तो क्योंकि ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ये हमेशा ऐसे डिफ्लेक्ट कर देगा, ये हमेशा ऐसे डिफ्लेक्ट कर देगा और आपको पीछे से ही आती हुई दिखेगी, पीछे से ही रेज आती हुई दिखेंगी। लेकिन मान लो, क्या हुआ, देखो फोन अचानक से लॉक कर देने का मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं समझूंगा कि क्या चल रहा था। सो कॉन्वेक्स में हमने ऑलरेडी देखा है कि रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज ही बनती है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज इम्पॉसिबल है। व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स के लिए वर्चुअल? कॉन्वेक्स में पहले हमने रियल ऑब्जेक्ट का देखा है, वर्चुअल इमेज ही बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज कभी नहीं बनेगी। रीजन इज उभरा हुआ है, बाहर ही डिफ्लेक्ट कर देगा। बट कॉन्वेक्स के केस में अगर मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेकर आ जाऊं, रेडियस 60 सेंटीमीटर and
ऑब्जेक्ट इज एट 100 सेंटीमीटर। बताओ इमेज कहां बनेगी और नेचर क्या होगा इमेज का। ए करो, इमेज कहां बनेगी और इमेज का नेचर क्या होगा। सो हमें फॉर्मूला मालूम है उफ डिवाइडेड बाय उफ। ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल। रियल नहीं है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है ना। वहां रेज वहां से रेडिएट नहीं हो रही है, रेज वहां कन्वर्ज हो रही है। ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, वर्चुअल है तो यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। वर्चुअल है तो यू पॉजिटिव होगा। फोकस, फोकस पॉजिटिव क्यों, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स के लिए फोकस पॉजिटिव होता है। कितना है, 60 रेडियस है तो फोकस पॉजिटिव होगा 30। 100 माइनस 30, v इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 70। 300 डिवाइडेड बाई 7, v is positive and 728, 2 30, 7 दूनी 14 and 56 and 5, 42.85 positive, 42.85 पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इमेज वर्चुअल बनी या रियल बनी। अरे पॉजिटिव का मतलब हमेशा वर्चुअल है, नेगेटिव का मतलब रियल, ठीक है। यू और वी के लिए नेगेटिव मतलब रियल, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल। वर्चुअल बनी, सो इमेज वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज। अब जरा इसको ना यहां वेरीफाई करेंगे, देखो इधर, यहां देखो, ध्यान से समझना। सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है 60 और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 100 पर, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि वहां पर अगर रेस जाती, बीच में मिरर ना होता तो रेस वहां जाके मिलती। अब आपको पता है कि स्फेरिकल मिरर के केस में रेडियस इज नॉर्मल। आपको पता है कि स्फेरिकल मिरर के केस में रेडियस इज नॉर्मल। जितने एंगल पर आई इंसिडेंट रे, जितने एंगल पर आई इंसिडेंट रे, उतने एंगल पर जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, उतने एंगल पर जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। जितने एंगल पर आई इंसिडेंट रे, सॉरी वो तो नॉर्मल है। जितने एंगल पर आई इंसिडेंट रे, जितने एंगल पर आई इंसिडेंट रे, उतने एंगल पर जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, उतने एंगल पर जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लगेगा जैसे कि, रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लगेगा जैसे कि 42 सेंटीमीटर से आ रही हो। लगेगा, सच में रिफ्लेक्टेड रेज मिल नहीं रही हैं, ऐसा सिर्फ लगेगा। ये रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है, यहां कोई जॉन्डिस वाली आंखों वाला बैठा होगा अगर, तो उसको लगेगा जैसे कि रेज यहां से आ रही है।
वर्चुअल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज, ठीक है। नाउ वी हैव अपडेटेड आवर रिकॉर्ड्स। कॉनकेव में रियल से रियल, रियल से वर्चुअल, लेकिन वर्चुअल हमेशा रियल, ठीक है। कॉन्वेक्स में रियल से वर्चुअल हमेशा, रियल टू रियल कभी पॉसिबल नहीं होगा, बट कॉन्वेक्स में वर्चुअल का वर्चुअल बनेगा। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये नोट कर लिया क्या प्रॉब्लम? ये नोट कर लिया तो चलो एक प्रॉब्लम और करते हैं और हमारी टेबल को हम कंप्लीट कर पाएंगे इस प्रॉब्लम को करने के बाद। once again I have a convex mirror, ये हो गया सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने दे दी 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, and we are going to have virtual object placed at 10 centimeter. चलो बताओ इमेज कहां बनेगी, रियल होगी या वर्चुअल? इमेज कहां बनेगी और रियल होगी या वर्चुअल? देखो v इज इक्वल टू उफ डिवाइडेड बाई उफ, बताओ u +10 या -10? ए वर्चुअल है। ट्रैप हुआ, हाँ। सो u इज वर्चुअल, वर्चुअल मतलब पॉजिटिव, सपनों की दुनिया, सपनों की दुनिया अच्छी है, पॉजिटिव हो गया। यू हो गया पॉजिटिव क्योंकि वर्चुअल हमेशा पॉजिटिव होगा। एफ 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 बताओ, एफ -30 या +30? कॉन्वेक्स के लिए फोकस पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए फोकस नेगेटिव। कॉन्वेक्स है तो फोकस पॉजिटिव होगा, तो एफ हो गया +30। हाँ ये मैंने लिखवा दिया है भाई। यू की साइन कन्वेंशन, एफ की साइन कन्वेंशन, वी की साइन कन्वेंशन, यू और वी में सेम ही है। रियल नेगेटिव वर्चुअल पॉजिटिव, रियल नेगेटिव वर्चुअल पॉजिटिव। एफ के लिए कॉनकेव नेगेटिव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव। and 10 minus 30, so this is 300 and this is -20, कितना आया? -15। नेगेटिव मतलब रियल इमेज, ठीक है। नेगेटिव मतलब रियल इमेज। अब देखो यहां रियल इमेज बनेगी कैसे, ऐसे बनेगी, ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। इन कहते हैं इंसिडेंट रे का नॉर्मल मतलब रेडियस, तो रेडियस कनेक्ट कर दी मैंने। सी से ए को कनेक्ट करने वाली रेडियस वहां पर नॉर्मल बन गई, सी से बी को कनेक्ट करने वाली रेडियस वहां पर नॉर्मल बन गई। अब देखो ध्यान से समझना, जितने एंगल पर आएंगी इंसिडेंट रेज उतने एंगल पर जाएंगी इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। जितने एंगल पर आएंगी इंसिडेंट रेज उतने एंगल पर जाएंगी रिफ्लेक्टेड रेज। तुम रे डायग्राम बनाकर देखोगे
और तुमने जो मैथमेटिकली किया है वो हमेशा जस्टिफाई होता हुआ दिखेगा। तुम्हें देखो 15 मिला, मतलब पास की एक डिस्टेंस, वो भी नेगेटिव। क्या रेज एक्चुअली जाकर वहां मिल रही है या आती हुई लग रही है? एक्चुअली मिल रही है, तो हमारे साइन कन्वेंशन से भी हमें रियल मिला। सो भाई कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल जो है वो दोनों बना सकता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल जो है वो दोनों बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज भी बना सकता है। अब हम अपनी टेबल को कंप्लीट करेंगे। आपको एक एक केस मैंने इलस्ट्रेट करके दिखाया है। मैंने ये नहीं कहा कि बस यकीन कर लो रट लो, वैसा नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा हूं रट लो। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी, बट रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बनेगी। बनेगी या नहीं बनेगी? रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बनेगी। इसको इंट्यूटिवली समझ सकते हैं कैसे? ऐसे कि कॉनकेव क्या करता है, कॉनकेव दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को पास ले आता है, ठीक है, बट पास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को दूर ले जाता है। एक लिमिट आती है कि जब आप बहुत पास चले जाते हो तो आपको मिरर ऑलमोस्ट ऊपर दिखने लगता है और इसलिए रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज मिरर के पीछे बनने लगती है। सो कॉनकेव मिरर में सब कुछ संभव है। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी पॉसिबल है और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल पर्टिकुलरली तब पॉसिबल है जब आप पोल के बहुत पास चले जाएं। पोल के बहुत पास चले जाएंगे तो मिरर आपको ऐसा दिखेगा, तो आपसे निकलने वाली जो रेज होंगी वो टकराकर दूर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। कॉनकेव रियल टू रियल एंड रियल टू वर्चुअल। व्हाट अबाउट वर्चुअल? वर्चुअल टू ऑलवेज रियल। क्यों? क्योंकि वर्चुअल में कन्वर्ज होती हुई दिखेंगी और कॉनकेव अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है तो हमेशा उनको मोड़ के अंदर ही ले आएगा। सो कॉनकेव में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा रियल इमेज ही बनेगी। फिर से इंट्यूशन से समझो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ रेज कन्वर्ज होती वहां पर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ रेज कन्वर्ज होती वहां पर। कॉनकेव अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है तो उन कन्वर्ज होती हुई रेज को और मोड़ देगा एंड एक रियल इमेज बना देगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज। कॉन्वेक्स में क्या होगा? एक रियल ऑब्जेक्ट, अगर सच में एक रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सुनो बदतमीजी मत करो, ये सब मारूंगा ना नाच के गिर जाओगे अभी। एक रियल ऑब्जेक्ट हमेशा डिफ्लेक्ट होके वर्चुअल इमेज बना देगा।
Virtual object to real image is also possible. And virtual object to virtual image is also possible. These are possible scenarios. Thank you so very much. हाँ, अभी पीडीएफ ऐड कर दे रहा हूं, तो जस्ट इन केस किसी का कुछ छूट गया हो लिखने में तो पीडीएफ से ही नोट कर लेना. सर आप इससे मिले क्या? इससे नहीं मिला, मैं उससे मिला. सर ये नया स्टूडेंट आया, आपने इसका नाम सर का नाम गिव एन इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ क्लास.